नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दैनिक भास्कर ग्रुप में पॉलिटिकल एडिटर के पोस्ट पर विराजमान केपी मलिक साहब टीवी डिबेट में और आर्टिकल लिखने में काफी महारत हासिल रखते हैं और ये जब बोलते हैं तो बड़े बड़े लोगों के छक्के छुड़ा देते हैं। ना ये पक्ष की बात करते हैं ना विपक्ष की बात करते हैं। ये सही माने में सही पत्रकारिता को लेकर चलते हैं। राष्ट्रहित और जनहित के मुद्दे पर बहुत ही तल्ख टिप्पणियां करते हैं बेबाक तरीके से, चाहे सत्ताधारी दल हो और चाहे विपक्षी हो। उनकी कमियों को उजागर करते हैं अपने डिबेट में, अपने लेख में, अपनी बातों में। तो आइए मिलते हैं केपी मलिक साहब से, जो कि दैनिक भास्कर ग्रुप में राजनीतिक संपादक के पद पर कार्य हैं। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार मलिक साहब। नमस्कार सिराज भाई, अपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जी मलिक साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इस वक्त हमारे देश की पत्रकारिता की जो दुर्दशा हो रही है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए सिराज भाई, अगर आप देखें, मुझे भी लगभग 3 दशक दिल्ली की पत्रकारिता में हो गए हैं और हमने पत्रकारिता के अच्छे और बुरे दौर देखे हैं। लेकिन ये जो दौर पिछले 5-6 साल से चल रहा है जी, ये पत्रकारिता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दौर है। जी, इसमें पत्रकारों के बीच में भी जैसे पाला खिंच गया है जी, कि कौन सत्ता के साथ है, कौन सत्ता के विरोध में है। जी, मुझे लगता है कि पत्रकारिता करना हमारा जो पेशा है, हमारा काम है। हमें जनता के हितों के मुद्दों को उठाकर सरकार तक पहुंचाना चाहिए और सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाना चाहिए। ये हमारा काम है। हम किसी पक्ष या विपक्ष के साथ नहीं होते हैं और होना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीजें अगर आप देखें, आजकल जो है लगभग 70 से 80% जितने पत्रकार हैं वो लगभग सत्ता के गुणगान में लगे हुए हैं या उसकी राग दरबारी में लगे हुए हैं, जो देश के लिए और पत्रकारिता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मानना यह है कि आज समाज में जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिस प्रकार से देश में आज किसान परेशान है, तमाम दूसरे जो फरके हैं वो परेशान हैं, उनकी आवाज हमें उठाते हुए सरकार तक पहुंचाना चाहिए। क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या दिल्ली की सड़कों पे या कनॉट प्लेस में ही मुद्दे रह गए हैं? आज आप डिबेट देखिए, किन विषयों पे डिबेट हो रही है। क्या जनता के किसी खास मुद्दे पे डिबेट हो रही है? तो मेरा मानना यह है कि पत्रकारिता को जो करना चाहिए, या पत्रकारिता में जो मठाधीश बैठे हैं या जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं, उनको जो मुद्दे उठाने चाहिए, मेरे हिसाब से वो मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं और ये देश के लिए और पत्रकारिता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सरकार जो है सबको अपनी तरफ मिलाकर दबाव बनाकर प्रकाशकों को, चैनलों के मालिकों को राज्यसभा भेज के, ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के एन केन प्रक्रिया अपने दबाव में ला रही है। जो पत्रकार वहां नौकरी करते हैं वो भी अपनी तनख्वाह और वेतन के चक्कर में मजबूर होते हैं। ऐसी स्थिति में पत्रकारों को क्या करना चाहिए? और पत्रकारों की जो तरह तरह की एसोसिएशन है वे भी कारगर साबित नहीं हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सिराज भाई, अगर आप देखें, ये सरकार कुछ नया नहीं कर रही है। जी, तमाम जो सरकारें होती हैं वो चाहती हैं कि उनकी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो जनता में पहुंचे। जो सरकार की खामियां हैं या जो सरकार गलत काम कर रही है वो जनता तक ना जाए। हाँ, ये कह सकते हैं ये सरकार थोड़ा ज्यादा कर रही है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, जो देश में बड़े बड़े मीडिया समूह हैं वो डायरेक्ट सरकार के दबाव में हैं। वो दबाव होने का कारण क्या है कि उनके जो व्यापारिक हित हैं वो जुड़े हुए हैं। और पहले अगर आप देखेंगे, आज से 2 दशक पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो अखबार का संपादक होता था या टेलीविजन चैनल का संपादक होता था, वही सरकारों से, तमाम ऑफिसरों से, नेताओं से डील करता था। अगर कोई विज्ञापन की बात है, कोई प्रकाशक के हित की बात है, तो वहाँ पे संपादक करता था और वो अपने हिसाब से पत्रकारों को कह देता था कि भाई थोड़ी स्टोरी ऊपर नीचे कर लो। आजकल अगर आप देखेंगे, जो मालिकान है वो सीधे सीधे सरकार के टच में है
और सरकार भी उनसे बात करती है। जी। पत्रकार तो एक जो है खाली लिखने भर वाला रह गया है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, कोई स्टोरी बनाएगा, छपेगी कि नहीं छपेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से फोन आ जाता है। जी। तमाम डिबेट्स में तमाम अखबारों को एजेंडे दे दिए जाते हैं कि आज इस पे डिबेट होगी जी। या कल ये अखबार की सुर्खियां बनेगी। जी। आप देखिए कुछ फोटो प्रकाशित कर दिए जाते हैं, सत्ताधारी दल की तरफ से चुनिंदा फोटो आते हैं जी। कि ये 4 फोटो, इनमें से ही आपको फोटो छापने हैं। तो जी। इस तरह से जो ये पिछले कुछ दिनों से चीजें चल रही हैं, जी। मेरा मानना ये है कि जो पुरानी पत्रकारिता थी वो कहीं न कहीं दब गई है। और ये इसमें इसके जिम्मेदार खाली सरकार या सत्ता ही नहीं है, जी। इसके जिम्मेदार हम पत्रकार भी हैं। जैसे आपने अभी नाम लिया कि भाई हमारी जो पत्रकारों की यूनियन है, पत्रकार संगठन है, जी। आप मुझे बताइए पिछले 4 साल में, 2 साल में, 1 साल में कौन से पत्रकार संगठन ने सरकार की इन दमनकारी विरोधी नीतियों का विरोध किया हो सड़क पे उतर के, या किसी ने कहीं लिख के विरोध किया हो? क्या आज पत्रकार जो है प्रेस क्लब के सामने या कहीं मीडिया संस्थान के सामने जो सरकारी आपकी मिनिस्ट्री या शास्त्री भवन में उसके सामने बैठने से कोई रोक रहा है उनको? तो कहीं के दिखावा कर रहे हैं। तो हम भी अपने जो है निजी जो हित है उसमें लगे हुए हैं, हम भी अपने दलाली बट्टे के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये एक तरफा बात नहीं है। देखिए कोई भी सरकार चाहेगी, कोई भी सत्ताधारी दल चाहेगा कि उसकी खामियां जो है वो जनता तक ना पहुंचे, क्योंकि उसको तो चुनाव जीतना है, उसको तो वोट लेना है, उसको तो एक माहौल बनाना है। आपकी बात एकदम सही है। जो मीडिया के एसोसिएशन हैं वो भी निजी स्वार्थों में लिप्त हो गए हैं और वो धारदार तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत नहीं करते, नहीं तो बड़ी सी बड़ी सरकार जो है झुके और पत्रकारिता का और पत्रकारों का भला हो सके। ये मैं इससे सहमत हूँ। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन हुआ था पिछली बार, उसमें उमाकांत लकेड़ा साहब जो दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, उनके पैनल ने ये कहा था कि हम जो है जीतेंगे तो प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग बनना है, जगह लेना है, वो लेंगे। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया उनको जेल भिजवाएंगे, वो रिकवरी कराएंगे। उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने भी पैनल उतारा था। आप चुनाव में नहीं जीते, लेकिन जो जीता है उसको घेरने का काम तो आपका होना चाहिए। देखिए सिराज भाई, हमने और हमारे कुछ जो अच्छे मित्र हैं जो वास्तव में भला चाहते हैं प्रेस क्लब का या प्रेस संगठनों का, जी। एक कोशिश भर की थी। जी। और आज देखिए, आज किसी भी चुनाव में आजकल शाम दाम दंड भेद चलता है। जी। हम सियासी दलों को खूब गालियां देते हैं, खूब उनकी कमियां ढूंढते हैं। जी। हमें कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। जी। क्या जो ऐसे पत्रकार हैं जिनकी 10 साल से नौकरी नहीं है, 5 साल से नौकरी नहीं है, जी। और वो येन केन प्रकेन प्रेस क्लब में किसी न किसी सीट पे आना चाहते हैं, जी। कभी इस पद से लड़ लेंगे, कभी उस पद से लड़ लेंगे, जी। और उनकी दुकान पिछले 10 साल से प्रेस क्लब से ही चल रही है, जी। तो प्रेस क्लब का किस प्रकार से भला कर देंगे? जी। ऐसे पत्रकारों की कमी नहीं है जो प्रेस क्लब का हित चाहते हैं और प्रेस क्लब के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। जी। जो लोग पिछले 10 साल से 15 साल से प्रेस क्लब पे काबिज हैं, जी। उनका क्या मानना है, क्या हित है, या क्या उनकी जो है निजी मजबूरी है कि जो वो प्रेस क्लब से चिपके हुए हैं, क्यों नहीं नए लोगों को मौका दे रहे हैं? तो ये अधिकारी नहीं है किसी सत्ता दल पे या किसी नेता पे उंगली उठाने के लिए कि ये चीज कर रही है, क्योंकि हमें अपने गिरेबान में झांकने की भी जरूरत है। प्रेस क्लब को बचाना आज कम से कम इस सत्ताधारी दल से मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, मुझे दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि महिला प्रेस क्लब को भी नोटिस दे दिया गया है, बहुत जल्दी उनसे खाली कराया जा रहा है। हमारा प्रेस क्लब तो बहुत पहले ही मेट्रो की पार्किंग में चला गया है। हम लोगों ने एक प्रयास किया था, उसमें तमाम लोग थे और सरकार ने हमें जगह भी दी थी शास्त्री भवन के सामने। राजेंद्र प्रसाद मार्ग जो है उस पर हमें एक कोठी अलॉट की गई थी, लेकिन उसका कुछ शर्तें थी सरकार की, कुछ पैसा जमा भी किया गया था, लेकिन उस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया गया है। बात फिर वहीं घूम फिर के आती कि हमारे जो छोटे निजी हित है उसमें उलझे हुए हैं। हम लार्ज स्केल पे प्रेस क्लब की भलाई या आने वाले पत्रकारों को हम कुछ दे के जाए, हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आखिर में मैं ये भी बात जोड़ना चाहता हूँ प्रेस क्लब में कि हमें याद करना चाहिए कि हमारे जो सम्मानित पत्रकार थे, हमारे जो वरिष्ठ थे, जिन्होंने किसी तरह से ये प्रेस क्लब की स्थापना की थी, उन्होंने किन परिस्थितियों में की थी, और क्या इसलिए की थी कि इस प्रेस क्लब को दारू का या दलाली का अड्डा बनाया जाए? किस तरह की वहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो क्या वास्तव में प्रेस क्लब जिस हित के लिए बनाया गया था, जिस काम के लिए बनाया गया था, वो काम वहाँ हो रहा है?
तो ये सब विवेचना करना भी पत्रकारों का काम है। और मेरा जितनी सामर्थ्य है, जितना मैं कर सकता हूँ, जितने मेरे सहयोगी करते हैं, हम करने की कोशिश करते हैं। और प्रेस क्लब के किसी भी काम से हम पीछे हटते नहीं है। और मैं तो लिख के देने को तैयार हूँ कि मेरे से स्टाम्प पेपर पे ले लीजिए कि अगर प्रेस क्लब का अहित करने में हमारा कोई नाम भी कहीं जरा सा ले दे तो हम तुरंत जो है इस्तीफा दे दे, बाहर आ जाए। लेकिन उन लोगों से भी पूछना जरूरी है कि जो अपने निजी हितों के लिए यहाँ पे लगातार कब्जा जमाए बैठे हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को कैसे निकाला गया था, क्यों निकाला गया था, वो भी इन लोगों को याद करना चाहिए। तो जैसे हम बात करते हैं कि आज का सत्ताधारी दल तमाम गड़बड़ियां कर रहा है, श्यामधाम दंडभेद कर दिया, तो कहीं ना कहीं हम पत्रकार लोग भी उससे अछूते नहीं है। हमें अपने गिरेबान में भी झांकना होगा सिराज भाई। मलिक साहब, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन होने के बाद अब सब चीजों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, अनाप शनाप रेट कर दिए हैं। कॉफी जो है 40-42 रुपए की कर दी गई है। इसका विरोध जो है आम पत्रकारों को और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को करना चाहिए या नहीं, और उमाकांत लकेड़ा पे दबाव बनाकर ये पैसे जो बढ़ाए गए इसकी वापसी होना चाहिए? देखिए, प्रेस क्लब में और भी सस्ती चीजें हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पे जो कई सारी खामियां हैं, जो लीकेज है, जी जो छोटी छोटी चीजों में करप्शन है, उसको रोका जाना चाहिए। और वो रोका जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, तमाम लोग हैं। देखिए, वो हमारी पत्रकारों की संस्था है, मैं उसमें कम से कम उससे बचना चाहता हूँ उन चीजों में जाने में। लेकिन अगर पत्रकार वास्तव में प्रेस क्लब का हित करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगा के प्रेस क्लब में जो लीकेज है उसको रोकना पड़ेगा। तो प्रेस क्लब में रेट भी अच्छे हो सकते हैं, खाने की जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार हो सकता है, और अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ हो सकती है। देखिए, हमारी सम्मानित संस्था है, पूरे देश का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, बड़े सम्मान से, आदर से लोग उसका नाम लेते हैं। तो हमें उसका गरिमा का ध्यान रखते हुए और अपने निजी हितों से ऊपर उठते हुए उसका ध्यान रखना चाहिए। इतना ही मैं प्रेस क्लब के विषय में कहना चाहूंगा सिराज अच्छा भाई। मलिक साहब, ये जो चुनाव हो रहे हैं अब लोकसभा के 24 में, लोग ये मानते हैं, आप तो एनालिसिस बहुत करते हैं, बड़े आप वरिष्ठ पत्रकारों में आप शुमार हैं, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लोगों का ये मानना है क्योंकि विपक्ष कमजोर है, वो एकजुट नहीं है। बीजेपी अपनी अच्छी नीतियों से तीसरी बार नहीं आएगी, बल्कि विपक्ष के बिखराव की वजह से तीसरी बार भी आ जाएगी। इस पे क्या कहेंगे? देखिए सिराज भाई, अगर आप पिछले कुछ इलेक्शन याद करें, जी चाहे आप कांग्रेस के 2014 के चुनाव की बात करिए, लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं दिया था, कांग्रेस को हराने के लिए वोट दिया था। बिल्कुल सही। उससे पहले अगर आप वाजपेयी जी की बात करें तो लोगों ने कि कांग्रेस को लाने के लिए वोट नहीं दिया था, लोगों ने वाजपेयी जी और उनके जो लोग उस टाइम इंडिया शाइनिंग की बात कर रहे थे उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए वोट दिया था। जी उससे पहले अगर जितने प्रधानमंत्रियों की बात करेंगे, लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनेंगे या वो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनेंगे या गुजराल बनेंगे। तो जनता जब वोट करती है, जनता दमनकारी नीति और परेशान होके उस जो सत्ता होती है उसको हटाने के लिए वोट करती है। सत्ता में कौन आएगा इसकी चिंता सरकार नहीं करती। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो आप कह रहे हैं, विपक्ष जिस तरह से कमजोर है, अगर हम आज देश में विपक्षी दल की बात करें तो सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस है। और कांग्रेस की जो दुर्दशा हो रही है वो आपके सामने है। और कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, उसमें भी कई सारी चीजें आ जाती हैं। कांग्रेस के कई नेता हैं जो कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं, कांग्रेस के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी कुछ निजी मजबूरियां हैं। जो तोता नाम का जो मामला है वो उनके पीछे लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भी वो सामने नहीं आ रहे हैं या सरेंडर कर दे रहे हैं या बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं। तमाम कारण है, उनमें मैं बहुत बारीकी में नहीं जाऊंगा। दूसरा, अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां से लगभग 80 सीटें लोकसभा की आती हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम 100% सीटें जीतने के लिए जी जान लगाएंगे। तो वहीं जो सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल पार्टी है, सियासी पार्टी है कांग्रेस, वो जीरो है वहाँ पे। अब आप देखिए कि पिछले इतने देर से वहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है। जो प्रियंका गांधी गाय बगाई जाती थी, उन्होंने जाना बंद कर दिया है। तो किसके भरोसे आपने उस राज्य को छोड़ा हुआ है, इतने बड़े राज्य को? तो कहीं ना, दूसरी चीज क्या है, मान लिया समाजवादी पार्टी है, वो उत्तर प्रदेश में कुछ बढ़त हासिल कर सकती है। आप वहाँ बिहार में जाएंगे, वहाँ हो सकता है लालू बहुत अच्छा कर ले, उसके बाद ममता बंगाल में कर ले। तो अलग अलग स्टेट
में अलग अलग जो छोटे छोटे दल हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है तो वही खिचड़ी सरकार बनेगी, और वो खिचड़ी सरकार कितने दिन चलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, और वो भी बिना कांग्रेस के नहीं चलेगी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा, और विपक्षी दल जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस की छतरी के नीचे आना पड़ेगा, और उनको मानना पड़ेगा कि कुछ भी हो कांग्रेस चाहे किसी भी हाल में हो, कांग्रेस को ही साथ लेकर चलना पड़ेगा, और कांग्रेस के नीचे ही हमें रहना पड़ेगा। अगर वो ये बात मानते हैं तो विपक्ष कुछ मजबूत होगा, नहीं तो विपक्ष ऐसी बिखराव की उसमें भटकता रहेगा जिस प्रकार से अभी चल रहा है। नहीं, कांग्रेस जो है, ये बात आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कांग्रेस जो है राष्ट्रीय पार्टी है, देश की आजादी में उसकी भूमिका रही, ज्यादातर सरकार उसकी रही, लेकिन कांग्रेस खुद आत्महत्या पे उतारू है। कांग्रेस खुद जो है एक्टिव नहीं हो रही है कि उसके नेतृत्व में विपक्षी दल हो, तो ऐसे हालात में तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पल्ला ही भारी होगा ना। नहीं देखिए, इसके अलावा दूसरी चीजें भी हैं। आज जो जो चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास या सत्ताधारी दल के पास हैं, वो बाकी दलों के पास तो नहीं है जी। अब उनमें आप एक एक चीजें अगर गिनने लग जाएं, धन बल है। दूसरा क्या होता है, जब आप सत्ता में होते हैं तमाम जो सरकारी तंत्र होता है, अधिकारी होते हैं, वो आपके दबाव में रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है सत्ता में वापसी का। इसके अलावा फिर ये देखा जाता है कि आपका जो विपक्षी दल है वो कितना मजबूत है। तो विपक्षी दल कहाँ का मजबूत है, अलग अलग राज्य में अलग अलग पार्टियां हैं, वो कितना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कर पाएंगे ये भी आपको देखना होगा। इसका एक उदाहरण आप ले लीजिए, जो बाई इलेक्शन में 2 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी की थी, आजम खान की, और जिस पे अखिलेश चुनाव जीत के आए थे, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि वो दोनों सीटें समाजवादी पार्टी नहीं बचा पाई जो इतनी अच्छी सीट थी। इसमें कई सारे कारण है, आपको एक कारण समझना पड़ेगा कि अखिलेश यादव बाई इलेक्शन में एक दिन भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गए। क्यों? इसका क्या कारण है? उनके ऊपर क्या दबाव था? क्या ऐसी ईडी और सीबीआई से डर गए, आय से अधिक संपत्ति का मामला खुल जाएगा इसलिए गए, उन्होंने वॉकओवर दे दिया बीजेपी को। नहीं तो ये परिस्थितियां 2024 में नहीं होंगी, इसकी क्या गारंटी है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि 2024 में भी ये ऐसे ही अगर रहेंगे तो बीजेपी का आना निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है, इसके उलट मेरा मानना ये है कि ये सियासी दल कुछ नहीं करेंगे अगर जनता में त्राहिमाम हो जाता है और जनता को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो जनता तक तपलट करेगी। लेकिन उसमें तो भाजपा माही है, वो आप जानते हैं, नया एक मुद्दा उस टाइम आ जाएगा और ये सारा जो विपक्ष थोड़ा बहुत करेगा भी, जैसे राहुल की अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, सब पे पानी फिर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक ये चलते हैं वहाँ से आगे बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी, और एक नया ऐसा इश्यू लेके आ जाती है जो पुराने सारे इश्यू मिट जाते हैं। आपने पीछे देखा ही है। तो इसका मतलब राजनीतिक परिपक्वता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के आगे कांग्रेस समेत सभी पार्टियां जो है नतमस्तक हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसमें इसका एक बड़ा कारण ये भी आपको देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, जिसकी एक शाखा भर है भारतीय जनता पार्टी, वो उसको कंट्रोल करते हैं और उनकी गांव-गांव में शाखाएं हैं और वो लोग पूरे 5 साल काम करते हैं। बाकी जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव से चंद दिनों पहले अपनी तैयारियां शुरू करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो कई सारे अलग अलग संगठन है वो पूरे 5 साल अपने मतदाताओं को और अपने लोगों को मजबूत करने के लिए और अपने तंत्र को मजबूत करने के लिए पूरे 5 साल बिना स्वार्थ के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सफलता का असली राज यही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के विरुद्ध जो कानून बने थे वो वापस तो ले लिए, लेकिन किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उनकी आय बढ़े इसके जो है इंतजाम नहीं किए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों की बात अगर सिराज भाई आप करते हैं तो वो तो बहुत आप दुखती रग पे हाथ रखते हैं। अगर हम देश भर में देखें, आज आपने बात करी है किसानों की, आज इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान की हालत भारत में ही खराब नहीं है, किसान की हालत दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत दयनीय स्थिति है। किसान को लूटने पाटने का काम जो कॉरपोरेट है वो करते हैं और कॉरपोरेट कहीं न कहीं अपनी नीतियां दबाव बना के सरकारों पर लागू कराते हैं। वही 3 नीतियां भारत में लागू करने की कोशिश पिछली बार की गई थी, लेकिन भारत के किसानों को नमन है, भारत के किसानों को हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने
मरने खपने के बाद लगभग 500 किसानों की आहुति देने के बाद में भी वो 1 साल से ज्यादा यहाँ डटे रहे और आखिरकार उनकी जीत हुई। इसी तरह से पाकिस्तान में भी किसानों की जीत होगी, एक तो मैं ये मानता हूँ। दूसरी बात ये होती है कि देखिए सारे मुद्दे तब गौण हो जाते हैं जब हम एक जाति धर्म के मुद्दे में उलझ जाते हैं। जी। अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें या हरियाणा की बात करें, यहाँ पे मुख्यतः जो किसान है वो जाट है जी। और जाट समाज ने जो अजीत सिंह की पार्टी थी उसको भी 0 पे ला दिया था जी। ये तो कुछ किसान थे जिन्होंने तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए राष्ट्रीय लोकदल को 8-9 सीटों पे लाके खड़ा किया है। बिल्कुल ये उसी का विरोध था। लेकिन किसानों के लिए उनकी एमएसपी की बात हो या महंगाई की बात हो या जो जेल में जितने मुकदमे किसान आंदोलन के दौरान हुए थे उनसे तो वापस अभी हुए नहीं है। जो वायदा सरकार ने किया था कि हम एमएसपी पे विचार करेंगे, एमएसपी देंगे, वो सब कोरी अफवाह थी, कोरी जो एक घोषणा थी, उसमें से कुछ निकला नहीं है। तो किसान के लिए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी आजकल खबरें आ रही है कि एक किसान के यहाँ बाजरा हुआ, पूरा हिसाब किताब जोड़ने के बाद, तुलाई ढुलाई जोड़ने के बाद उसको 2 रुपया दिया गया 15 क्विंटल बाजरे का। तो आप बताइए क्या करेगा किसान। अभी किसानों का पिछले जो लगातार ये 3-4 दिन बारिश चली है, इसमें जो है उनकी चावल की फसल, बाजरे की फसल और तमाम जो दूसरी फसलें थी वो खत्म हो गई हैं। तो वो क्या करेगा। और इतनी महंगाई में बीज खरीद के लाता है, बिजली का बिल देता है, डीजल से कई जगह पानी निकालता है, जुताई करता है, केमिकल डालता है, फर्टिलाइजर डालता है और छिड़काव करता है। तो वो तो सब पैसे लेके, नगद पैसे पे लेके आता है जी। तो किसान की स्थिति तो बहुत खराब है और कोई भी सरकार किसानों को जो मिलना चाहिए। मैं तो सिराज भाई अभी पिछले दिनों भी आर्टिकल लिखा था कि सरकार जो है किसानों को वाजिब दाम पे फसल खरीदे जी। और उन पे जितने टैक्स लगाए ना जी। भाई एक किसान की आय अगर साल भर में 5 लाख हो गई तो वो तो इनकम टैक्स के दायरे में आएगा ही नहीं जी। ना उसको सब्सिडी की जरूरत है। उसके नाम पे सब्सिडी आप कॉर्पोरेट को दे रहे हैं जी। आप क्यों दे रहे हैं। आप सब्सिडी बंद करिए किसान की जी। तो वास्तव में किसान के नाम पे दूसरे लोग मलाई चाट रहे हैं, किसान को कुछ नहीं मिल पा। अच्छा, ये कॉर्पोरेट का लाखों करोड़ रुपए तो जो है माफ कर दिया जाता है और किसान का जो है कर्ज माफ करने में सरकार की वो ऐसी तैसी होती है। तो ऐसे हालात में जो है आप क्या कहना चाहेंगे, एक विश्लेषक होने के नाते, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते और एक किसान हितैषी व्यक्ति होने के नाते। देखिए कॉर्पोरेट का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉर्पोरेट क्या करती है, सरकार पे दबाव बनाने का, मंत्री पे दबाव बनाने का उसके पास अच्छा एक मामला ये होता है कि जो सरकार होती है या मंत्री होता है वो किसी सियासी दल से आता है जी। और सियासी दल को वो मोबिलाइज करते हैं चुनाव के दौरान और उनसे वायदा लेते हैं कि अगर आप मंत्री बनते हैं तो आप हमारे हित के ये काम करेंगे जी। तो उसमें फिर सरकार पॉलिसी बनाती है और वो पॉलिसी बनाने के बाद में फिर जो है वो किसानों को लूटने का काम करती है। अगर आप देखेंगे कई जगह सस्ते में जमीनें एक्वायर हो रही हैं, किसान को जमीन का जो रेट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता और धरने पे बैठा रहता है और वहाँ पे जाके कॉर्पोरेट अपना काम शुरू कर देते हैं। तमाम जंगलों में फैक्ट्रियां लग रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं। इस हाईवेज का अल्टीमेटली फायदा किसको हो रहा है। क्या किसान को जितना फायदा होना चाहिए वो उसको हो पाता है? नहीं, कॉर्पोरेट ही उठाता है उसका लाभ। तो कॉर्पोरेट अपने दबाव में सरकार को किसी भी तरह दबाव में लेके अपनी रणनीतियां बना लेता है और उनका फायदा वो लेता है। तमाम उदाहरण आपके सामने इस तरह के अगर आप देखेंगे जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, भारत में इस वक्त ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों का जितना दुरुपयोग हो रहा है उतना कभी और हुआ कि नहीं हुआ, ये आप बताइए। और इतना दुरुपयोग करके बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार क्या साबित करना चाहती है? देखिए सिराज भाई, अगर आप देखें, मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि दुरुपयोग इन तमाम संस्थाओं का पहले भी होता रहा है जी। लेकिन पहले इतना दुरुपयोग होता था कि जो आम आदमी लास्ट में बैठा हुआ है उस तक खबरें कम पहुंचती थी या पहुंचती ही नहीं थी जी। आज तो उसकी धमक लास्ट तक जा रही है जी। और लेकिन अगर ये संस्थाएं थोड़ी सी अपने तरीके से काम करें, अगर आप टी.एन. शेषन जी का नाम सुने तो वही संस्था थी और आज भी वही संस्था है जी। सीबीआई, ईडी की अगर आप बात करते हैं, कांग्रेस सरकार के जमाने में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो है ये तोता है सरकार का। सही। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में भी यूज हो रहा था, लेकिन कांग्रेस ने एक लिमिट तक उसका प्रयोग किया, लेकिन इस सरकार ने इसका अनलिमिटेड प्रयोग किया और दायरे से बाहर जाके प्रयोग किया। और ये
इनको डर नहीं लगता है इसलिए कर रहे हैं, किसी से डर नहीं है, किसी से खतरा नहीं है, इसलिए उसका अनलिमिटेड प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, कार आप चलाते हैं, कार पे चलान है कि अगर आप 100 से ऊपर की स्पीड पे चलाएंगे तो आपका चलान कट जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि जो आगे चलान काटने वाला है वो मेरा ही चेला है, तो मैं 150 पे गाड़ी भगाता हूँ। एकदम सही। लेकिन वो 150 पे जब गाड़ी भगाता हूँ तो मेरा एक्सीडेंट भी आगे हो सकता है, मुझे दूसरे खतरे भी हो सकते हैं। तो ये मेरा मानना ये है कि हर चीज का प्रयोग एक लिमिट में अगर होता है तो ठीक है, लेकिन अगर अनलिमिटेड हो जाता है तो कहीं ना कहीं दुखदाई होगा। ये मामला भी आगे इशू बन सकता है 2024 के चुनाव में। मेरा इत्तेफाक है कि ये चाहे ईडी का मामला हो, चाहे इनकम टैक्स का मामला हो, चाहे तमाम जीएसटी और ये चीजें जो चल रही हैं देश में, इसमें इससे अछूता नहीं है। आपका जो न्यायिक व्यवस्था है वो भी इससे अछूती नहीं, कहीं कहीं न्यायिक व्यवस्था का भी इस तरह से प्रयोग हो रहा है। अगर आप देखेंगे हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी देखेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन पे भी